औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा नया टॉपिक है, जिस टॉपिक की बेस पे हम जो है चैप्टर 4 जो है हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 जो है हमारा वो टोटली जो है एडजस्टिंग एंट्रीज पे है। ठीक है, अब तक हमने बाकी अकाउंटिंग साइकिल के जो आइटम्स हैं वो पढ़ लिए हैं सिवाय एडजस्टिंग एंट्रीज के। तो एडजस्टिंग एंट्रीज थोड़े से जो है कॉम्प्लिकेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू एडजस्ट जर्नल एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग सही तरीके से ध्यान से फुल कंसंट्रेशन से लेक्चर को सुनेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी जो है मैं स्टार्ट करता हूँ एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज जो है हम हमेशा बनाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। कब बनाते हैं? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स हैं और एक्सपेंसेस अकाउंट हैं, उनको अपने ही अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको आगे इसके साथ साथ समझाऊंगा कि कैसे जो है हम उनको एडजस्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग पीरियड के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब आगे साथ साथ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको मज़ीद समझ आएगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो है आप डेफिनेशन देख लें। वो कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, जिनको हम जो है ये जर्नल एंट्रीज की तरह एक एंट्रीज होती हैं जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड जब हमारा क्लोज हो रहा होता है। मैंने जैसे आपको कहा था शुरू में आपको बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर कंपनी के अपने अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का होता है, बाज़ का हर मंथ जो है वो अपने अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करते हैं, बाज़ जो है वो ईयरली जो है उनका अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो यानी जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड पे अपने अकाउंट्स को जो है एडजस्ट भी साथ जो है, तो हम कहेंगे अकाउंटिंग पीरियड टू एडजस्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट सो दैट दे कंप्लाई विद द एक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो यानी हमने अकाउंटिंग पीरियड से एंड तक यानी हमने अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करना होता है अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को। देयर मेन पर्पज इज़ टू मैच इनकम एंड एक्सपेंसेस टू अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड। हाँ, इसका हमारा मकसद क्या होता है एडजस्टिंग एंट्रीज का, कि हम जो है एक्सपेंसेस और इनकम जो है हमारी जितने भी हमारी आमदन है या हमारे अखराजात हैं वो अपने ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है उसको हम एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो ये एडजस्टिंग एंट्री की डेफिनेशन है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी टाइप्स। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं इसके एडजस्टिंग एंट्रीज के। ठीक है, एक है हमारे पास एक्रूवल एडजस्टिंग एंट्रीज और एक है हमारे पास डेफरल एडजस्टिंग एंट्रीज। जैसा मैंने आपको कहा कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज में इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं टू देयर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड। उनके अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है हमने उसको एडजस्ट करना होता है। तो वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक हमारे पास एक्रूवल्स हैं और एक हमारे पास डेफरल्स हैं। ठीक है, एक्रूवल को कहते हैं पोस्ट पेड। क्या कहते हैं एक्रूवल को? पोस्ट पेड। यानी एक्रूवल आपका एक्सपेंस है या एक्रूवल आपका रेवेन्यू है। हमने यहाँ पे 2 बातें करनी है, इनकम की यानी रेवेन्यू की और एक्सपेंसेस की। तो यानी हमारे पास एक्रूवल चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो रेवेन्यू है। यानी एक्रूवल रेवेन्यू से क्या मुराद? एक्रूवल रेवेन्यू से ये मुराद कि हमने खिदमात दे दी लेकिन पैसे हमें अभी तक नहीं मिले। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्रूवल्स। यानी हम सर्विसेज तो दे देता है बिजनेस लेकिन उसको अभी तक पेमेंट नहीं हुई होती, यानी उधार पे हम जो है सर्विसेज देते हैं किसी को, तो उसके बदले में जो कमाई आती है तो उसको हम बोलते हैं एक्रूवल रेवेन्यू। ठीक है, और एक्रूवल एक्सपेंस कौन सा होता है? यानी आप खर्चा तो कर लें, यानी आपने खर्चा कर लिया लेकिन अभी तक उसके लिए पे नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं एक्रूवल एक्सपेंस। यानी आपने खर्चा कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे एक घर ले लिया
और उसको आपने 2 महीने इस्तेमाल किया घर को, लेकिन आपने कहा कि 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद एंड पे मैं आपको पे करूंगा, तो इस खर्चे को बोलते हैं एक्रूवल एक्सपेंस। ठीक है, यानी पोस्ट पेड वाला रेवेन्यू। यानी जब पोस्ट पेड रेवेन्यू कौन सा होता है, यानी अगर आप किसी को दे रहे हैं सर्विसेज और उसके बदले में वो आपको बाद में पैसे देता है, तो वो एक्रूवल रेवेन्यू है। और उसी तरह यानी अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और उसके लिए आप पैसे बाद में देते हैं किसी को, तो वो एक्रूवल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, पहली ये 2 बातें। तो इसमें क्या कहता है एक्रूवल, दीज इंक्लूड्स रेवेन्यू, यानी इसमें एक्रूवल के अंदर वो कहता है रेवेन्यू भी आ जाते हैं, नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिकॉर्डेड, यानी हमने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन हमें उसके बदले में कुछ अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम एक्रूवल रेवेन्यू। एंड एक्सपेंसेस, और इसी एक्रूवल के अंदर एक्सपेंसेस भी आते हैं, नॉट येट पेड आर रिकॉर्डेड। और कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमने खर्चात खर्चे किए होते हैं लेकिन अभी तक हमने अदा नहीं किए होते। ठीक है, तो दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन अकर्ड इन करंट पीरियड बट नॉट येट पेड, यानी आपने अगर लोन लिया है, ठीक है, और जो है उसको आपने इस्तेमाल किया और उसको अभी तक पे नहीं किया, तो हम उसको कहेंगे एक्रूवल एक्सपेंस। ठीक है, आगे है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में डेफरल। ठीक है, डेफरल, अभी एक्रूवल की बात हुई, दूसरी बात है डेफरल की। डेफरल एक्रूवल या पोस्ट पेड की बात आ जाती है, या पोस्ट पेमेंट, और डेफरल या प्री पेमेंट। ठीक है, ये उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है एक्रूवल के डेफरल। ठीक है, एक्रूवल और डेफरल का वर्ड जो है आपकी चैप्टर 4 में बार बार इस्तेमाल होगा, यानी एक्रूवल रेवेन्यू, एक्रूवल एक्सपेंस, डेफरल रेवेन्यू, डेफरल एक्सपेंस। एक्रूवल रेवेन्यू कौन सा होता है, यानी जिसके लिए आपने सर्विसेज तो दे दी, यानी आपने खिदमात दे दी लेकिन पैसे अभी वसूल नहीं किए। एक्रूवल एक्सपेंस कौन सा होता है, यानी आपने खर्चा कर लिया लेकिन अभी तक उसके लिए अदायगी नहीं की। अब यहाँ पे बात आती है डेफरल की। डेफरल रेवेन्यू कौन सा होता है, जिसमें आप एडवांस किसी से ले लेते हो लेकिन अभी तक आपने उनको सर्विसेज नहीं दी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ किसी को, तो मैं उसे कहता हूँ कि एडवांस पेमेंट कर दें 2 महीनों की, तो मैं आपको 2 महीनों की ट्यूशन पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उसमें 2 महीने का जो मैंने एडवांस लिया है, तो वो मेरी ना कमाई हुई आमदन होती है। क्या होती है, ना कमाई हुई आमदन। ना कमाई हुई आमदन जो होती है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड, अर्न्ड मतलब कमाना। ठीक है, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ना कमाई हुई आमदन। तो यहाँ पे हमारे पास डेफरल रेवेन्यू में कौन सी आ जाती है, यानी वो कमाई जो अभी तक हमने सर्विसेज नहीं दिए होते लेकिन एडवांस में हम ले लेते हैं किसी से, तो उसको हम बोलते हैं डेफरल रेवेन्यू। और डेफरल एक्सपेंस यहाँ पे कौन सा हो जाता है, डेफरल एक्सपेंस यहाँ पे वो हो जाता है, यानी हम किसी को किससे रेंट पे बिल्डिंग लेते हैं और उसको 6 महीनों का एडवांस दे देते हैं। ठीक है, यानी अभी तक हमने बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं किया और हमने 6 महीनों का उनको एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं कि डेफरल एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको, डेफरल एक्सपेंस। तो ये 4 चीज़ें अगर आपने सही तरीके से आपको समझ आ गई, तो इंशाल्लाह आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो डेफरल पेमेंट, डेफरल या प्री पेमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखें, These are revenue received in advance and recorded as liability। अच्छा, ये unearned जो रेवेन्यू होता है ना, यानी जो मैंने आपको कहा कि मैं आपसे ट्यूशन के 2 महीनों के एडवांस पेमेंट ले लेता हूँ और उसको मैं आपको सर्विसेज अभी तक नहीं दी, तो वो मेरे लिए, आपके पैसे जो हैं वो मेरे लिए लाइबिलिटी हैं। जो मैं उनको जो है आपको सर्विसेज देता जाऊँगा, वो मेरे एसेट में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है कहीं भी आ जाता है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है वो आपका क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या चीज़ है, तो आप फौरन कहेंगे कि अनअर्न्ड जो ना कमाई हुई आमदन होती है वो हमारे पास लाइबिलिटी होती है, उधार होता है किसी का, और जो हम उनको सर्विसेज देते जाते हैं तो फिर वो हमारे एसेट में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, तो यही कहता है, दीज आर रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस एंड रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू। ठीक है, एंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर रिकॉर्डेड एज एसेट। अच्छा, और जो हम
एडवांस में जैसे मैंने कहा आप 6 महीनों का एडवांस में किराया दे देते हैं, तो उसको हम जो 6 महीनों का एडवांस किराया है ना, वो हमारा एसेट होता है। यानी जो हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे बिल्डिंग को, यानी 6 महीनों का आपने एडवांस दिया, तो जो आपने 1 महीने उसको इस्तेमाल किया तो वो आपका एसेट जो है एक्सपेंस में 1 महीने का कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह 2 महीने जब आप उस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर लेंगे तो वो एसेट जो है आपका, जो आपने एडवांस पे किया है, वो आपका एसेट कन्वर्ट हो गया 2 महीनों का एक्सपेंस में। ठीक है, तो वो कहता है टू बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट्स टू अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी उसने कहा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अनअर्न्ड रेवेन्यू की, प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, जो हम एडवांस में देते हैं तो उसको हम उसके साथ हम वर्ड यूज करते हैं प्रीपेड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको करंट एसेट की लिस्ट में बताया था कि प्रीपेड जो हैं वो हमारे एसेट होते हैं। तो प्रीपेड आप इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं या आप रेंट के लिए, प्रीपेड रेंट के लिए पे कर रहे हैं, तो ये तमाम हमारे पास एसेट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम इनको जो इस्तेमाल करते जाते हैं तो ये हमारे एक्सपेंस में कन्वर्ट होते जाते हैं। अच्छा, ये 4 चीज़ें तो यहाँ पे आ गई, यानी आपका एक्रूअल एक्सपेंस की बात आ गई, एक्रूअल रेवेन्यू की बात आ गई, डेफरल एक्सपेंस की बात आ गई, डेफरल रेवेन्यू की बात आ गई। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं यहाँ पे हमारे पास जो एडजस्टिंग एंट्री होती है वो होती है दीज एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस हमारे पास कौन सा होता है? नॉन कैश एक्सपेंस हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। देखें, जितने भी खर्चे होते हैं उन पे हमारी कैश लगती है, यानी हमने बिल्डिंग किराए पे ली तो उसके लिए पैसे हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इंटरेस्ट लिया, यानी लोन लिया, तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। वाहिद आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐसा है जो खर्चा भी आप करते हैं लेकिन आपकी जेब से पैसे नहीं जाते। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है? जो आप बिल्डिंग यानी आप फिक्स एसेट जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू में जो कमी आती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन उनकी वैल्यू में जो कमी आती है तो वो हम उसको खर्चा तो अपने बिजनेस में डाल देते हैं कि इतने का खर्चा हो गया, लेकिन हमारी कैश नहीं जा रही होती साथ में, तो इसलिए हम उसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन कैश एक्सपेंस की एंट्री हमेशा वही बनती है, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, तो यानी इसमें सिर्फ 5 एंट्रीज हैं एडजस्टिंग एंट्रीज में, लेकिन इनको जो है एडजस्ट करना होता है मंथ्स के हिसाब से। और दूसरा आपको समझना ये होता है कि ये कौन सी रेवेन्यू की बात कर रहा है, एक्रूअल की, डेफरल की, या कौन से एक्सपेंस की बात कर रहा है, एक्रूअल या डेफरल एक्सपेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको 5 जो हमारे पास एंट्रीज बनती हैं उनको 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर एग्जांपल एक्रूअल रेवेन्यू या एक्रूड रेवेन्यू भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्रूड रेवेन्यू की बात आती है, यानी आपकी इसमें कोई ऐसी एंट्री पास होती है जिसमें हमने एडजस्ट करना होता है एक्रूड रेवेन्यू को। तो एक्रूड रेवेन्यू को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, एक्रूड रेवेन्यू की सबसे पहले तो आपने ये देखना कि एक्रूड रेवेन्यू की एंट्री बनेगी कैसे। तो एक्रूड रेवेन्यू की जहां भी बात आएगी तो उसके लिए हमारे पास एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है, वो क्यों इस तरह होता है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो आप ईयरली जो है अकाउंटिंग पीरियड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी के लिए आप एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो ईयरली उनका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो दिसंबर 1 से स्टार्ट होता है और जनवरी 1 से स्टार्ट होता है और दिसंबर 31 पे फॉर एग्जांपल क्लोज होता है। ठीक है, तो उस अकाउंटिंग पीरियड में अगर बात आ जाती है एक्रूड रेवेन्यू की, तो आप फॉर एग्जांपल दिसंबर 1 पर आप क्या करते हो, आप एक लोन ले लेते हो। क्या करते हो, आप एक लोन ले लेते हो 6 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? आप एक 6 महीनों के लिए दिसंबर 1 2000 फॉर एग्जांपल 2000 की बात हो रही है। ठीक है, तो दिसंबर 1 2000 पे फॉर एग्जांपल ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिसंबर 1 और ईयर है 2000, उस पे आप एक 6 महीनों का लोन ले लेते हो। ठीक है, जिस पे इंटरेस्ट जो है ना वो 6000 है। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 6000, और 6 महीनों के लिए आप ले रहे हैं, तो इट मींस कि 1000 एक महीने का इंटरेस्ट बन रहा है। कितना बन रहा है?
6 महीनों के लिए 6000 इंटरेस्ट अगर लग रहा है आप पे, तो एक महीने पे इंटरेस्ट कितना आएगा आप पे? 1000। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल दिसंबर 1 पे लोन ले रहे हैं और आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है? दिसंबर 30 पे। कब क्लोज हो रहा है आपका? दिसंबर 31 पे। तो यहाँ पे आपने उसको एडजस्ट करना होगा अपने लोन के, क्योंकि वैसे तो यानी आपकी लोन की पेमेंट जो है, इंटरेस्ट जो है वो कब आप का ख़त्म होगा? अप्रैल में, यानी दिसंबर का महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अप्रैल 30 पे जो है अकाउंट जो आपका लोन है उसकी ड्यू पेमेंट जो है आपने तब करनी होगी। लेकिन हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारा एक महीने का जो हमने अच्छा, ये तो मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ एक्रूअल एक्सपेंस की, एक्रूअल रेवेन्यू की एग्जांपल देनी थी यहाँ पे। तो एक्रूअल रेवेन्यू की एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिसंबर 1 पे आप जो है किसके साथ एग्रीमेंट करते हो? ठीक है, दिसंबर 1 2000 पे आप किसी से एग्रीमेंट करते हो कि हम आपको सर्विसेज देंगे। ठीक है, आपकी कंपनी जिस किस्म की भी सर्विसेज दे रही है, तो आप उसको कहते हैं कि हम आपको सर्विसेज देंगे 6 महीने की, और फिर आपने 6 महीनों के बाद हमें जो है उस सर्विसेज के बदले में 12,000 रुपए देने होंगे। कितने देने होंगे? 12,000 रुपए। तो यानी आपकी सर्विसेज कब कंप्लीट होंगी? अगर आपकी सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं दिसंबर 1 2000 में, तो आपकी सर्विसेज कंप्लीट होंगी 30 अप्रैल 2001 पे। ठीक है, तो आपने चूंकि आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो क्लोज हो जाता है दिसंबर 31 2000 पे, तो यहाँ पे आपको एक महीने की एडजस्टमेंट इसी अकाउंटिंग पीरियड में करनी होगी। ठीक है, तो इसी अकाउंटिंग पीरियड में कैसे जो है आप उसको एक्रूड रेवेन्यू को एडजस्ट करेंगे, यानी उसमें आप क्या कहेंगे कि हमें जो है वसूली हमने एक महीने की सर्विसेज दे दी, तो एक महीने की इनकम जो है हमारे पास 12,000, अगर 6 महीनों की इनकम है तो हमने 2,000, यानी कि एक महीने का कितना बन गया? 2,000। तो एक महीने की 2,000 की कमाई हमने कर ली। तो जब आप कर ली लेकिन आपको पेमेंट अभी तक नहीं हुई, तो इसलिए हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट के। हमने सर्विसेज तो दे दिए लेकिन अभी तक हमें वसूली नहीं हुई, लेकिन एक महीने की बात हुई है। ठीक है, अगले महीनों की बात अगले अकाउंटिंग पीरियड में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो एक महीने की बात यहाँ इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है यानी 2000 से डेबिट कर देंगे और 2000 से क्रेडिट कर देंगे, और अगले 5 महीने जो है फिर वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में हम जो है उनको ट्रांसफर कर देते हैं, फिर उसमें उसकी एंट्रीज में जो है वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बात की थी एडजस्टिंग एंट्रीज में कि हम एडजस्ट करते हैं अपने अकाउंट्स को उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एक महीने की हम एडजस्टमेंट कर ली हमने इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस की बात। जो मैं पहले एग्जांपल दे रहा था वो एक्रूड एक्सपेंस की दे रहा था। ठीक है, यानी आपने एक लोन लिया 6 महीनों के लिए, और वो लोन लिया आपने दिसंबर 1 2000 में, और आपका अकाउंटिंग पीरियड भी क्लोज होना है दिसंबर 31 2000 पे। तो फिर आप क्या करेंगे? यानी आपने 6 महीनों का लोन लिया जिसका इंटरेस्ट जो है 6,000 बन रहा है, और वो इंटरेस्ट जो है आप जब आपका यानी लोन कंप्लीट होगा यानी 6 महीने, तो उसके बाद देना है। लेकिन उसको हम क्या करते हैं? अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, चूंकि हमने एक महीने का जो लोन का इंटरेस्ट है उसका एक्सपेंस जो है वो हमने खर्चा तो कर लिया, तो इसलिए हम उसको जो है इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जब आप खर्चा कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, और अभी तक आपने खर्चा पे नहीं किया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट की जहाँ भी बात आएगी वहाँ पे ये बात होती है कि हमने खर्चा कर लिया लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने दिसंबर 31 तक एक महीने का इस्तेमाल किया है लोन, आगे की बात अगले जो है अकाउंटिंग पीरियड में होगी। तो हमने जितना इस्तेमाल कर लिया उसका इंटरेस्ट जितना बनता है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी 6,000 अगर टोटल यानी 6 महीनों का इंटरेस्ट है तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000 होगा। ठीक है, तो इसके सामने इंटरेस्ट एक्सपेंस 1000, इंटरेस्ट पेएबल 1000, इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम 1,000 डाल देंगे और फिर अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 5,000 की बात होगी। ठीक है,
तो एक्रूड इंटरेस्ट की जहाँ भी बात आएगी तो उसमें हम देखेंगे कि इस अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स हमने उसको यूज़ कर लिया, तो उस मंथ्स की जो है हम एडजस्टमेंट इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इस एंट्रीज के तहत कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आते हैं हम डेफरल रेवेन्यू की बात आ जाती है। ठीक है, किसकी बात आती है? डेफरल रेवेन्यू। डेफरल रेवेन्यू क्या होते हैं? प्री पेमेंट रेवेन्यू, यानी वो आमदन यानी ना कमाई हुई आमदन की बात हो रही है, यानी आप एडवांस में किसी से जो है पेमेंट ले लेते हैं और उनको आप कहते हो कि हम जो है आपको सर्विसेज बाद में देंगे, आप मुझे एडवांस में जो है पैसे दे दो। तो यानी आप किसी भी कंपनी के साथ जो है आपका एग्रीमेंट हो जाता है, वो आपको कहते हैं कि हम आपको 6 महीने का जो है एडवांस जो है वो देते हैं और आपने हमें अगले 6 महीने जो है वो क्या करना होगा, यानी सर्विसेज अपनी देनी होगी। तो हम फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इसकी आपको जर्नल एंट्री बनाना पड़े कि यानी आपको कोई पैसे दे रहा है 6 महीनों के, ठीक है, एडवांस में, यानी मैं 6 महीनों की फॉर एग्जांपल ट्यूशन फीस है, मैं किससे लेता हूँ 6 महीनों की एडवांस ट्यूशन फ़ी। ठीक है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, यानी 6 महीनों की फॉर एग्जांपल अगर मैं 6000 फीस ले रहा हूँ तो उसकी जर्नल एंट्री जो है वो बनेगी कैश डेबिट, यानी मुझे 1000 रुपये मिल गए और क्रेडिट क्या होगा इसके साथ क्रेडिट होगा अनअर्न्ड रेवेन्यू। क्या होगा? अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक है, ये हमारी ना कमाई हुई आमदन है, यानी हमारे लिए अभी लायबिलिटी है ये। ठीक है, ये हमारे लिए अभी तक लायबिलिटी है, जब मैं सर्विसेज देता जाऊंगा तब ये जो है ये एसेट में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल कुछ 6 महीने के लिए आप एडवांस किसी कंपनी से ले लेते हैं 6000 रुपये। ठीक है, और इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है आप 2 महीने की सर्विसेज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कितने महीने की? 2 महीने की सर्विसेज आप दे देते हैं और 4 महीने की सर्विसेज आप अगले अकाउंटिंग पीरियड में डाल देंगे। ठीक है, वो अगले पीरियड की बात उसको छोड़ देंगे। इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 2 महीने आ रहे हैं तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं यहाँ पे अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट। अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारा क्या है? लायबिलिटी है। तो यहाँ पे 2 महीने की चूंकि सर्विसेज हमने दे दी तो इसलिए हमारी लायबिलिटी अब कम हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको मैंने डेबिट कर दिया। और रेवेन्यू अर्न यानी अब हमने कमा लिया, वो 2 महीने की सर्विसेज हमने दे ली तो इसलिए वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अगर आपने 6 महीनों का एडवांस लिया हुआ है और उसमें से इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 2 महीने आपने सर्विसेज दे दी हैं तो 2000 से अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू अर्न क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट है हमारे पास डेफरल एक्सपेंस की बात। डेफरल एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है? यानी आप पेमेंट करते हैं, किसी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, यानी हमने एक अपने बिजनेस के लिए एक रेंट पे बिल्डिंग हायर की है। ठीक है, एक बिल्डिंग रेंट पे हायर की है हमने अपने बिजनेस के लिए और उसके लिए हमने 6 महीनों का एडवांस किराया दे दिया है। ठीक है, तो उसके लिए जब आप एडवांस किराया देते हो तो उसके लिए जर्नल एंट्री किस तरह बनती है? पहले तो आप ये बताएं जर्नल एंट्री किस तरह बनती है जब आप एडवांस पे, तो क्या हो जाती है? कैश हमसे चली जाती है और प्रीपेड रेंट आप दे देते हैं। ठीक है, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। लेकिन जो ही आप जो है 2 महीने का जो है फॉर एग्जांपल अगर इस्तेमाल कर लेते हैं उसको, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, रेंट एक्सपेंस यानी डेफरल एक्सपेंस की, यानी अगर आपने 6 महीनों का आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एंड हो रहा है फॉर एग्जांपल दिसंबर 31, 2000 पे। ठीक है, और आप दिसंबर 1, 2000 पर क्या करते हो? 6 महीनों के लिए एक बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए हायर कर लेते हो और उस बिल्डिंग का किराया जो है वो है टोटल 6 महीनों का किराया जो है वो 12000 है। कितना है? 6 महीनों का किराया 12000 है और 1 महीने का कितना हो गया? 2000। तो दिसंबर 31 पर यानी दिसंबर 1 को आपने लिया और दिसंबर 31 तक यानी 1 महीने का आपने यूज कर लिया बिल्डिंग को, तो फिर क्या होगा? 1 महीने की हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो उसमें क्या होता है? यानी हमने खर्चा कर लिया। अब तो जब आप खर्चा कर लेते हो, एक्सपेंस बढ़ गए तो एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट जो है आपका क्रेडिट हो जाता है।
ठीक है। तो यानी डेफरल एक्सपेंस की जब भी बात आएगी एडजस्टिंग एंट्री में, तो हमारे पास एंट्री जो है वो किस तरह बनेगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट जो है वो क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन जो होती है, हमारे पास 5 किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास आमतौर पर जो है चैप्टर 5 में हमारे पास आएंगी, उसमें 5 किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं और वो यही है, ठीक है। 5वीं एंट्री जो है वो डेप्रिसिएशन की होती है, यानी जहां भी डेप्रिसिएशन की बात आएगी उसके लिए हमने ये तो दिमाग में रख लेना है कि हमारी एंट्री जो है वो हमेशा यही बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हाँ, अब हमने एडजस्ट कितने मंथ्स की करनी है यहाँ पे, वो फिर क्वेश्चन के अंदर फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है कितनी हमने यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट करनी है और उसकी कैलकुलेशन जो है वो फिर किस तरह की जाती है, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसके अंदर आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्रीज की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इसमें। अच्छा, ये हमारे पास इस जो मैं स्टूडेंट्स को एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ाता हूँ तो उनके लिए शुरू में यानी प्रॉब्लम होता है उनको, यानी एडजस्टिंग एंट्रीज की समझ मुश्किल से आ रही होती है। तो उसके लिए आसान तरीका आपके लिए ये है कि आप एक पेज ले लें, ठीक है। उस पेज के अंदर आप ये 5 ट्रांजैक्शन जो हैं उनको लिख लें कि एक्रूड रेवेन्यू की जब बात आ जाएगी तो हमारे लिए एंट्री जो है वो कौन सी होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है। इस तरीके से आप जो है 5 एंट्रीज लिख लें। एक्रूड एक्सपेंसेस की जब भी बात आएगी तो हमारे लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। डेफरल रेवेन्यू की जब भी बात आएगी उसके लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट और रेवेन्यू अर्न्ड क्रेडिट होगा। डेफरल एक्सपेंस की जब भी बात आएगी तो उसके लिए हमारे पास एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। और जब भी नॉन कैश एक्सपेंस यानी डेप्रिसिएशन की बात होगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये 5 ट्रांजैक्शन अगर आपके सामने होंगी तो फिर आपने क्वेश्चन में सिर्फ ये समझना होगा कि यहाँ पे ये एक्रूअल रेवेन्यू की बात कर रहा है या डेफरल रेवेन्यू की बात कर रहा है, सिर्फ आपने ये समझना होगा, बाकी आपने एंट्री फिट कर देनी है ये वाली, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज हमने क्या करनी होगी, कैलकुलेशन करनी होगी हमने कि हमने इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इसके अंदर जो एंट्री ट्रांजैक्शन की बात हो रही है इसमें 3 मंथ्स की बात हो रही है, 6 मंथ्स की बात हो रही है, 2 मंथ्स की बात हो रही है, 1 मंथ की बात हो रही है, यानी हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स को एडजस्ट करना है और कितने को अगले जो है अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर करना है। तो फिर आगे हमारे पास 2 बातें रह जाती हैं, वो इतनी मुश्किल बातें नहीं है। मुश्किल बात इस चीज को समझना है कि यहाँ पे बात एक्रूअल की हो रही है, डेफरल की हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 एंट्रीज हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं क्वेश्चन करूंगा इसका एडजस्टिंग एंट्रीज का। तो आप लोगों ने अगर इस लेक्चर को सही तरीके से जो है अगर आपने पिक किया और फुल कंसंट्रेशन से सुना, उसको समझा, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी होगा, कोई आपको उसमें मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको सही तरीके से नहीं सुना होगा या नहीं उस पर फुल कंसंट्रेशन करेंगे तो फिर आपके लिए जो है प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 4 जो है, यानी हमने चैप्टर 2 किया, 3 किया और चैप्टर 4 जो है वो हमारा टोटली जो है एडजस्टिंग एंट्रीज पे वो करता है, ठीक है। उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज के क्वेश्चन है सारे। तो चैप्टर 4 करने के बाद फिर हमारे पास ये जो सर्विसेज बिजनेस के क्वेश्चन है या अकाउंटिंग साइकिल जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस पे जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि बिजनेस हमेशा तीन किस्म के होते हैं। सर्विसेज बिजनेस, तो सर्विसेज बिजनेस में मैंने अकाउंटिंग साइकिल आपको करा दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चन को करने के बाद अकाउंटिंग साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है सर्विसेज बिजनेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, सर्विसेज बिजनेस कौन सा होता है, यानी आप जिसमें सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में कमाई करते हैं, ठीक है। यानी आप जब भी बिजनेस करो ना तो बिजनेस आपके पास 3 किस्म के होते हैं। या तो इस तरह का बिजनेस होता है, यानी आप जैसे मैकेनिक बैठे हैं, ठीक है, मैकेनिक्स क्या होते हैं, सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं, ठीक है। एक तो ये सर्विसेज बिजनेस हो गया। दूसरा बिजनेस होता है जिसमें आप जो है एक बनी बनाई चीज जो है उसको लेते हैं और आगे उसको प्रॉफिट पे बेचते हैं। यानी होलसेलर से रिटेलर या मैन्युफैक्चरर से होलसेलर जब लेता है चीज और उसको आगे बेचता है तो उसको हम बोलते हैं
मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। और तीसरी टाइप मैंने आपको बताई थी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। तीन किस्म, सर्विसेज बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एंड थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट अकाउंटिंग जो हमारी नेक्स्ट सेमेस्टर में होगी उसमें हम पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है जिसमें आप कोई चीज़ खुद तैयार करते हो, खुद उसको आप बनाते हो, ठीक है, और फिर उसको आगे बेचते हो, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे होते हैं, किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। कि कोई चीज़ आप खुद बनाएं और फिर आगे जो है होलसेलर को और रिटेलर को दें, तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कौन सा होता है, यानी बनी बनाई तैयार चीज़ जो है आप उसको लें और फिर आगे बेचें प्रॉफिट पे, उसको हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस बोलते हैं। और सर्विसेज बिजनेस कौन सा होता है, यानी जिसमें आप सर्विसेज देते हैं, ठीक है। डॉक्टर है, उसने क्लिनिक खोली हुई है, ठीक है, तो वो उसका सर्विसेज बिजनेस है। इस तरह मैकेनिक है, वो अपने गाड़ी रिपेयर कर रहा है, मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा है, साइकिल रिपेयर कर रहा है, उसके बदले में जो कमाई कर रहा है वो उसका सर्विसेज बिजनेस है। कोई टीचर है, वो सर्विसेज दे के यानी ट्यूशन पढ़ा रहा है, ठीक है, ट्यूशन एकेडमी ओपन की हुई है उसने, तो वो उसकी सर्विसेज बिजनेस में आती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास 3 किस्म के बिजनेस हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करेंगे एडजस्टिंग एंट्री का, तो आपको मज़ीद जो है समझ आ जाएगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।